हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे और वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। इससे पहले मैं हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट का करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का होगा और यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने जनवरी माह में 3 पालियों में होने वाली है, 5, 11 और 12। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग तैयारी में जोर शोर से लग जाइए और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। संपूर्ण शरीर या उसके किसी भाग के आकार में वृद्धि होना कहलाता है। संपूर्ण शरीर या उसके किसी भाग के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। शरीर या उसके आकार में अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम लोग ग्रोथ कहेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में होने वाले मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा क्रियात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? बच्चों में मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा क्रियात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आनुवंशिक कारक, वातावरणीय कारक और पोषण, तीनों इसका कारक है। जेनेटिक करेंगे, एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल, यह तीनों जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कारक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को कैसे कैसे मापेंगे? तो इसका उत्तर है वजन द्वारा वृद्धि को मापेंगे, शरीरानुपात के द्वारा और ऊंचाई द्वारा, तीनों के द्वारा वृद्धि को मापा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन सामान्य माना जाता है। एक सामान्य शिशु का जन्म के समय कितना वजन समान माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 kg जो है मतलब सामान्य वजन माना जाता है। अगर इससे कम हो गया तो बोलेंगे लो बर्थ वेट बेबी, और अगर ज़्यादा है तो ठीक है। इससे कम अगर होगा तो लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को कहते हैं। 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को क्या कहेंगे? टोडलर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जन्म के समय शिशु की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? जन्म के समय शिशु की सामान्य ऊंचाई कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय एक बच्चे के सिर का घेरा, जन्म के समय एक बच्चे के सिर का घेरा, हेड सरकमफेरेंस सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? सामान्य से अधिक होना क्या कहलाएगा? जन्म के समय एक बच्चे के सिर का घेरा जो है सामान्य से अगर अधिक हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोसिफेलस। अगला प्रश्न है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे, 1 से 3 वर्ष के बच्चे की लंबाई प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। 1 से 3 वर्ष के बच्चे की लंबाई प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है कितना? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बच्चों के खेलों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य हो जाएगा, वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्तर, तीनों हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिक्स से हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बच्चों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 70% जल की मात्रा होती है। आगे देखेंगे, ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा को किस में मापते हैं हम लोग?
ऊर्जा को मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलो किलो कैलोरी में ऊर्जा को मापा जाता है, किलोग्राम में नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, बच्चों में ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव हैं। बच्चों में ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्गी। अगला प्रश्न हो जाएगा, शरीर की वृद्धि एवं विकास में होने वाली प्रतिदिन टूट फूट की मरम्मत करने के कार्य को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। शरीर में वृद्धि एवं विकास में होने वाले प्रतिदिन टूट फूट की मरम्मत करने की कार्य को प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशु बच्चे को माँ के दूध पर क्या कहलाता है? शिशु बच्चे को माँ के दूध पर जो पलता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। अगला है, ब्रेकर मिल्क में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ब्रेकर मिल्क में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.9 ग्राम बटे 100 ग्राम। 100 ग्राम में मतलब इसका कहने का मतलब है 100 ग्राम में 0.9 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, केवल स्तनपान कितने माह तक के बच्चे को करवाया जाता है? केवल स्तनपान 6 माह तक के बच्चे को करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिशु को स्तनपान से सामान्य पोषण की ओर लाना क्या कहलाता है? शिशु को स्तनपान से सामान्य पोषण की ओर लाना क्या कहलाता है? तो सप्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कठिनाई से मल विसर्जन क्या कहलाता है? थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलत है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग उसको ध्यान नहीं देंगे, हम उसको सही करके आप लोग को बता दे रहे हैं। कठिनाई से मल विसर्जन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है डिसेंट्री, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, तीनों कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, बाल सड़े के कारण क्या है? बाल सड़े के कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी। बाल सड़े नहीं हो जाएगा, बाल श्रम। बाल श्रम का कारण क्या है? तो गरीबी हो जाएगा। और शिक्षा, माता पिता सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, बाल श्रम इन तीनों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 के ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, खान व खतरनाक व्यवसाय में रोजगार नहीं दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार नागरिकों को अधिकार दिया है। क्या चीज़ का नागरिकों को अधिकार दिया है? बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार और संगठन बनाने का अधिकार, तीनों का दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, ACP-NDT एक्ट भारत में किस वर्ष बनाया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1994 ईस्वी में बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में PCP-NDT एक्ट लागू किया गया, कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1996 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है सामाजिक सुरक्षा, दहेज की चिंता, धर्म, ये तीनों इसका कारण हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या का। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में खतरे के चिन्ह क्या हैं? तो खतरे का चिन्ह हाइपोथर्मिया, दौरे आना, श्वसन अवरोध, या तीनों अगर हो रहा है तो नवजात शिशु में खतरे के चिन्ह है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? BCG का टीका किस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए,
टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है पेंटावेलेंट टीका राजस्थान में कब से लगाया जाता है? पेंटावेलेंट टीका राजस्थान में कब से लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2014 से। अगला है पेंटावेलेंट टीका निम्न बीमारी के लिए लगाया जाता है। किसके किसके लिए लगाते हैं पेंटावेलेंट टीका? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस बी के लिए पेंटावेलेंट टीका लगाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा मादा एनोफिलीज के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनोफिलीज के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है पेंटावेलेंट टीका कितने साल के बच्चे को लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष तक के बच्चे को पेंटावेलेंट टीका लगाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं? वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके और आप लोग हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। अगला प्रश्न हो जाएगा मीजल्स का टीका लगाया जाता है। मीजल्स का टीका लगाया जाता है 9 माह पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अफ्लेरिया नहीं होगा, मलेरिया बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? मलेरिया बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वह कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 से 6 दिन। अगला प्रश्न है वुफिंग कफ बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 से 21 दिन वुफिंग कफ बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगला प्रश्न है टेटनस नामक बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। टेटनस नामक बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा 6 से 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाला स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? शाला स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना और मृत्यु दर घटना को करना, बीमारियों की रोकथाम करना, तीनों इसका सही उत्तर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शाला स्वास्थ्य का उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बीमारियों की रोकथाम करना और मृत्यु दर घटाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय छात्रों में समस्या हो सकती है। विद्यालय छात्रों में समस्या हो सकती है किसका? संक्रामक रोग की, संवेदागों से संबंधित और कुपोषण की। तीनों की समस्या हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1962 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आगे देखेंगे शाला स्वास्थ्य समिति का गठन कौन से वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है भारत में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भारत में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न CHN से हैं और इससे पहले मैं हेल्थ प्रमोशन का प्रश्न करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगला प्रश्न है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी में अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। ICDS कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ICDS प्रोग्राम भारत में 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1975 ईस्वी में ICDS कार्यक्रम भारत में प्रारंभ हुआ। अगला है भारत में 3 वर्ष से कम उम्र के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 46%। भारत में 3 वर्ष से कम उम्र के लगभग 46% बच्चे कम वजन वाले हैं। अगला प्रश्न है कुपोषण की रोकथाम के उपाय क्या हैं? तो कुपोषण की रोकथाम का उपाय है स्तनपान कराना, बीमारी से बचाव और पूरक आहार देना। यह तीनों इसका सही उत्तर होगा। तो इसलिए उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स है। किशोर अवस्था कहलाती है, कितने उम्र जो होता है आयु जो होता है किशोरावस्था कहलाती है, तो 10 से 19 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, लड़कों में प्यूबर्टी की उम्र कितनी होती है? लड़कों में प्यूबर्टी की उम्र जो होती है वो कब से कब तक की होती है? तो 12 से 16 वर्ष तक की उम्र जो है लड़कों में प्यूबर्टी की उम्र होती है। और लड़कियों में कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। लड़कों में 12 से 16 वर्ष और लड़कियों में 10 से 14 वर्ष प्यूबर्टी की उम्र होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, लड़कियों में माहवारी सामान्यतः किस उम्र में होती है? लड़कियों में माहवारी सामान्यतः किस उम्र में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 से 16 वर्ष की उम्र में लड़कियों में माहवारी सामान्यतः होती है। अगला है, बच्चों में सिक उम्र से पहले प्यूबर्टी आना चिंता की बात है। किस उम्र हो जाएगा, सिक नहीं सॉरी, बच्चों में किस उम्र से पहले प्यूबर्टी आना चिंता की बात है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 9 वर्ष से पहले अगर प्यूबर्टी आ रहा है तो यह चिंता की बात है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को होने वाली कठिनाई कौन सी है? मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को होने वाली कठिनाई भारी मासिक धर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारी मासिक धर्म जो है यह कठिनाई है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जल्दी विवाह करने से लड़कियों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो स्वास्थ्य कमजोर होना, शीघ्र गर्भाधारण करना, मातृ मृत्यु दर बढ़ना, यह तीनों समस्या जल्दी विवाह करने से हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म की कितनी अवस्थाएं होती है? मासिक धर्म की कितनी अवस्थाएं होती है? तो चार अवस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो 9 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है। ऑप्शन में जो दिया होगा 9 से 13 या 9 से 16 उस हिसाब से करना है। तो इसमें यहाँ पे 9 से 13 दिया हुआ है तो 913 हो जाएगा यहाँ पे। मासिक धर्म की सामान्य अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 3 दिन की इसकी सामान्य अवधि होती है। मासिक धर्म की सामान्य अवधि 1 से 3 नहीं सॉरी 3 से 7 दिन की होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं। अगला प्रश्न भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है और यह है, यदि डिलीवरी घर पर हुई तो ऐसी स्थिति में एएनएम अथवा आशा को प्रथम गृह मुलाकात कब करनी चाहिए? यदि डिलीवरी घर पर हुई तो एएनएम या आशा को प्रथम गृह मुलाकात कब करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रसव के 24 घंटे के अंदर करना चाहिए। यदि डिलीवरी घर पर हुई तो ऐसी स्थिति में एएनएम अथवा आशा को प्रथम गृह मुलाकात प्रसव के 24 घंटे के अंदर करनी चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसव पश्चात गृह मुलाकात के दौरान महिला को दी जाने वाली नवजात संबंधी सलाहों में शामिल है। प्रसव पश्चात गृह मुलाकात के दौरान महिला को दी जाने वाली नवजात संबंधी सलाहों में सलाह जो देंगे उसमें क्या क्या शामिल है? तो महिला को अपने नवजात को दिन में कम से कम 6 से 7 बार तथा रात में कम से कम 2 से 3 बार स्तनपान करवाने की सलाह देना। और दूसरा है डिमांड फीडिंग को प्राथमिकता देने की सलाह देना। और तीसरा, नवजात के राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार सभी टीके समय पर लगवाने की सलाह देना। यह तीनों हम लोग सवाल इसमें शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अपगार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षण का आकलन किया जाता है। अपगार स्कोरिंग के दौरान किसका किसका आकलन हम लोग करते हैं? त्वचा के रंग का, हृदय धड़कन की दर का और श्वसन दर, तीनों का करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अपगार स्कोरिंग के दौरान हम लोग इन सभी लक्षणों का आकलन करते हैं, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा,
नवजात को हाइपोथर्मिया की रोकथाम हेतु किए जाने वाले उपायों में क्या क्या शामिल है? नवजात को हाइपोथर्मिया की रोकथाम हेतु किए जाने वाले उपायों में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। प्रसूति कक्ष का तापमान नवजात के शरीर के तापमान के बराबर रखना, यह भी सही है, मतलब यह उपाय शामिल है। दूसरा है नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सूखे कपड़े से पोंछना, यह भी शामिल है। नवजात शिशु को माँ के सीने से चिपटा कर रखना, यह तीनों इनके मतलब हाइपोथर्मिया की रोकथाम के लिए तीनों उपाय शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, जन्म के समय सामान्य नवजात का वजन होता है। जन्म के समय सामान्य नवजात का वजन कितना हो जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2.5 से 3 किलो के बीच सामान्य नवजात का वजन होता है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका है। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या है? तो परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना, यह भूमिका है। दूसरा है परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, यह भी है। और तीसरा है परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर उपयुक्त सलाह देना, तीनों इसका भूमिका है परिवार स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्यों में शामिल है। निम्न में से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्यों में क्या शामिल है? तो मातृ रुग्णता एवं मातृ मृत्यु की रोकथाम करना। अगला है महिला को गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा सूतिकावस्था के दौरान उपयुक्त देखभाल प्रदान करना। और बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना, यह तीनों उद्देश्यों में शामिल है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्यों में यह तीनों ऑप्शन शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्लिनिक के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है? निम्न में से क्लिनिक के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है? तो रोगियों की बीमारियों का निदान करना, बीमार लोगों को उपचार प्रदान करना और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, तीनों क्लिनिक के उद्देश्यों को शामिल है, उद्देश्यों में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गैर सरकारी या प्राइवेट क्लिनिकों के बारे में सत्य कथन क्या क्या है? तो यहाँ रोगियों का निदान एवं उपचार निःशुल्क होता है, यह गलत है। दूसरा है, यहाँ रोगियों का निदान एवं उपचार तुलनात्मक महंगी दरों पर होता है, तो यह हमारा सत्य कथन हो जाएगा। गैर सरकारी या प्राइवेट क्लिनिकों का कथन ये सत्य है, यहाँ रोगियों का निदान एवं उपचार तुलनात्मक महंगी दरों पर होता है। क्लिनिक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, यह गलत है। तो गलत कौन कौन सा है? यहाँ रोगियों का निदान एवं उपचार निःशुल्क होता है, यह भी गलत है। और क्लिनिक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, यह भी गलत है। तो यहाँ पे होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गृह मुलाकात होम विजिट के लोगों में शामिल है। गृह मुलाकात होम विजिट के लोगों में क्या क्या शामिल है? तो यह सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को घरेलू वातावरणीय परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने का अवसर प्रदान करती है, यह शामिल है। दूसरा है, यह सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को रोगियों को घरेलू वातावरणीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है, यह भी सही है। इसके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी हो जाती है, यह भी शामिल है होम विजिट के अंदर। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह मुलाकात के सिद्धांतों में क्या क्या शामिल है? तो गृह मुलाकात के स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। अगला है, गृह मुलाकात में के क्रियान्वयन में जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्तर आदि के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह भी इसके सिद्धांतों में शामिल है। और गृह मुलाकात परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाजनक तथा स्वीकार्य होना चाहिए, यह भी इनके सिद्धांतों में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्सिंग बैग के उपयोग के संबंध में सत्य कथन क्या है?
नर्सिंग बैग के उपयोग के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो नर्सिंग बैग में रखे सभी उपकरण विसंक्रमित होने चाहिए। नर्सिंग बैग में रखे सभी उपकरण विसंक्रमित होना चाहिए, यह कथन सत्य है। दूसरा है अखबार तथा प्लास्टिक शीट को नर्सिंग बैग की बाहरी पॉकेट में रखना चाहिए, यह भी सही है। नर्सिंग बैग में तौलिया साबुन नहीं होते हैं, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये CHN के सारे प्रश्न हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोग देख ही सकते हैं। इसे आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए इसे एग्ज़ाम में जाने से पहले देखना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला सांस्कृतिक कारक क्या है? निम्न में से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला सांस्कृतिक कारक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घर पर आए मेहमान को शराब तथा तंबाकू परोसना। यह निम्न में से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव बोल रहा है, इसलिए घर आए मेहमान को शराब तथा तंबाकू परोसना यह भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरा है घर के सभी पुरुषों के भोजन ग्रहण कर लेने के पश्चात ही महिलाओं का भोजन ग्रहण करना, यह भी नकारात्मक है। अगला है पुत्र प्राप्ति की आशा में परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ाते जाना, यह भी नकारात्मक प्रभाव है सांस्कृतिक कारक का, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, रिटर्न कंसेंट लिखित सहमति से आप क्या समझते हैं? रिटर्न कंसेंट से आप क्या समझते हैं? तो अवकाश लेने से पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा अपने अधिकारी से लिखित में अनुमति लेना। दूसरा है अवकाश लेने से पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से लिखित में सहमति लेना। और दूसरा शल्य क्रिया या किसी जोखिम युक्त प्रक्रिया से पूर्व मरीज या उसके परिजनों से लेना लिखित में अनुमति। तो यह तीनों जो है मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे मतलब ये तीनों इसका सही है कथन, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से, सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा डी नहीं ई, उपयुक्त में से सभी इसका उत्तर होगा, कोई नहीं यहाँ पे रॉन्ग है। इसका मतलब यही है, लिखित कंसेंट से यही है, ये तीनों सही है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला है, निम्न में से मरीज को रेफर करने का उद्देश्य क्या है? निम्न में से मरीज को रेफर करने का उद्देश्य क्या है? तो रोगी को बेहतर नैदानिक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। अगला है, रोगी को आवश्यकता अनुसार विशेष सेवा प्रदान करना। अगला हो जाएगा, उपयुक्त उपचार ना हो पाने की स्थिति में रोगी में रोग संबंधित जटिलताओं की रोकथाम सुनिश्चित करना। यह तीनों इसका उद्देश्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक रोगी को जिला अस्पताल से रेफर किया जा सकता है। तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक रोगी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करते समय नर्स को निम्न में से किस बात ध्यान रखना चाहिए? तो रोगी को हमेशा रेफरल पर्ची के साथ ही भेजना चाहिए, यह ध्यान रखना है। बेहतर उपचार की अधिक आवश्यकता वाले रोगी को पहले रेफर करना चाहिए। रेफर करने से पूर्व रोगी को सभी आवश्यक उपचार दिया जाना चाहिए। यह तीनों जो है नर्स को इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के क्षेत्र में तैयार किया जाने वाला रिकॉर्ड है? तो परिवार नियोजन रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर और स्कूल स्वास्थ्य रजिस्टर, यह तीनों रिकॉर्ड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को रिकॉर्ड्स लेखन के दौरान निम्न में से किस सिद्धांत का ध्यान में रखना चाहिए? तो रिकॉर्ड्स में प्रविष्टियां इस तरह दर्ज की जानी चाहिए ताकि अध्ययनकर्ता इसे आसानी से समझ सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। रिकॉर्ड हमेशा समय एवं तारीख के अनुसार नियमित क्रम में लिखे जाने चाहिए, यह भी सही है। और आवश्यकता अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते हुए दर्शाना चाहिए। यह तीनों सिद्धांतों का
ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को रिकॉर्ड्स के रखरखाव के दौरान निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। रिकॉर्ड्स का रखरखाव इस तरह किया जाना चाहिए कि उन्हें चूहा, दीमक आदि नुकसान नहीं पहुंचा पाए। दूसरा, रिकॉर्ड्स इस तरह संभाल कर रखना चाहिए ताकि इनमें से कोई कागज गुम नहीं होते हैं। रिकॉर्ड्स को आवश्यकता अनुसार गोपनीय रखा जाना चाहिए। यह तीनों बातों का नर्स को ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला लघु विकार है। निम्न में से गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला लघु विकार कौन सा है। तो प्रातः वमन, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस और कॉन्स्टिपेशन, तीनों इसका लघु विकार है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला लघु विकार प्रातः दमन के उपचार में शामिल है। कौन कौन सा शामिल है, तो इसका उत्तर है, गर्भवती महिला को अत्यधिक तैलीय एवं मसालेदार खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। दूसरा है, गर्भवती महिला को सुबह बिस्तर से उठने के बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। और तीसरा है, गर्भवती महिला को खाली पेट तरल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तीनों जो है यह प्रातः दमन के उपचार के लिए शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाले लघु विकार कमर दर्द के उपचार में क्या क्या शामिल है। जिसमें है, गर्भवती महिला को सही संस्थिति पोस्चर बनाए रखने की सलाह देनी चाहिए। ऊंची एड़ी वाले चप्पलें, जूते आदि पहनने चाहिए। सॉरी, ये गलत है, ये शामिल नहीं है। ऊंची एड़ी वाले चप्पलें, जूते आदि नहीं पहनने चाहिए। तीसरा है, अच्छी फिटिंग वाला श्रेणी मेखला बेल्ट, ग्रिडल बेल्ट बांधना भी लाभप्रद रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लेकिन यहाँ पे जो है ऊंची एड़ी वाले चप्पल, जूते या यहाँ पे नहीं पहनने चाहिए, तब इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुंह के छाले या मोनोलिसिस का कारण क्या है। मुंह के छाले या मोनोलिसिस का कारण क्या है, तो कैंडिडा एम्ब्लिकेंस इसका कारण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अस्थायी आदेशों का महत्व क्या क्या है। अस्थायी आदेशों का महत्व है, यह चिकित्सक की अनुपस्थिति में रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में सहायक होते हैं। यह रोगों को जटिलता युक्त होने एवं गंभीर रूप से धारण करने से रोकते हैं। और तीसरा है, नर्स द्वारा स्वविवेक से रोगी को प्राथमिक उपचार दिए जाने के कारण उसमें जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। यह तीनों आदेशों का महत्व है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब्ज से संबंधित अस्थायी आदेश क्या क्या है। निम्न में से कब्ज से संबंधित अस्थायी आदेश क्या है। रोगी को फाइबर से भरपूर आहार लेने की सलाह दें। दूसरा है, रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने की सलाह दें। तरल लेने की सलाह ना दें, रोगी को फाइबर से भरपूर यह तो दें, लेकिन रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने की सलाह ना दें। प्रातःकाल शौच जाने से पूर्व गुनगुना पानी पीना भी लाभदायक रहता है, तो यह तीनों इसका सही उत्तर है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, निम्न में से दौरों से संबंधित अस्थायी आदेश। दौरा जो आ जाता है इससे संबंधित आदेश क्या क्या है। एस्पिरेशन, अंतःचूषण को रोकने के लिए रोगी का सिर एक तरफ घुमा देना चाहिए। जीभ को दांतों के बीच कटने से रोकने के लिए दांतों के बीच बैंडेज रोल लगा देना चाहिए। और दूसरा है, रोगी को चोट लगने से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करने चाहिए। यह तीनों इसका दौरों के संबंधित आदेशों का है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से रिपोर्ट लेखन का महत्व क्या है। निम्न में से रिपोर्ट लेखन का महत्व क्या है। ढंग से तैयार की गई रिपोर्ट कार्य के दोहराव को रोकती है, यह इसका महत्व है। अच्छी तरह से तैयार की गई रिपोर्ट बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति में सहायक होती है। और तीसरा है, व्यवस्थित ढंग से तैयार की गई रिपोर्ट स्वास्थ्य संबंधित सांख्यिकी के संग्रहण में सहायक होती है। यह तीनों लेखन जो है इसका महत्व है रिपोर्ट से
तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। निम्न में से पर्यावरण के जैविक घटक में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु और आदि। पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु आदि ये पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। अगला है, निम्न में से पर्यावरण के सामाजिक घटक में शामिल कौन कौन सा है? वो जैविक घटक था और अभी सामाजिक घटक में कौन कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज और रूढ़ियां आदि। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक घटक में क्या क्या होगा? सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियां आदि। अगला है, निम्न में से सतही जल का स्रोत कौन सा है? सतही जल का स्रोत बांध एवं कृत्रिम झीलें, तालाब, नदी नाले, तीनों जो है सतही जल का स्रोत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जल प्रदूषण का स्रोत क्या है? जल प्रदूषण का स्रोत क्या क्या है? घरों से निकला कूड़ा करकट एवं मल जल, यह जल प्रदूषण का स्रोत है। कल कारखानों से निकला अपशिष्ट, कृषि से निकला अपशिष्ट, यह तीनों जल प्रदूषण का स्रोत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से प्रदूषित जल के सेवन से होने वाली बैक्टीरियल बीमारी कौन सी होती है? निम्न में से जल के सेवन से होने वाली बैक्टीरियल बीमारी कौन कौन सी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जो है यह प्रदूषित जल के सेवन से होने वाली बैक्टीरियल बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रदूषित जल के सेवन से होने वाली वायरल बीमारी कौन सी है? टाइफाइड तो बैक्टीरियल थी और अब ये वायरल कौन सी है? तो टाइफाइड फीवर तथा पेराटाइफाइड, टाइफाइड फीवर तथा पेराटाइफाइड फीवर, पोलियो तथा हेपेटाइटिस ए और गार्डियसिस तथा एम्बियासिस, यह तीनों जो है सॉरी ये नहीं होगा। निम्न में से प्रदूषित जल के सेवन से होने वाले वायरल बीमारी के बारे में पूछ रहा है। तो वायरल में क्या होगा? पोलियो तथा हेपेटाइटिस ए। प्रदूषित जल के सेवन करने से वायरल में पोलियो तथा हेपेटाइटिस ए और बैक्टीरियल में क्या हो जाएगा? टाइफाइड फीवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रदूषित जल के सेवन से होने वाली प्रोटोजुअल बीमारी कौन कौन सी है? निम्न में से प्रदूषित जल के होने वाली प्रोटोजुअल बीमारी, पहले बैक्टीरियल था, फिर वायरल और अभी तीसरा है प्रोटोजुअल। प्रोटोजुअल में हो जाएगा गार्डियसिस तथा एम्बोसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बैक्टीरियल में क्या था फ्रेंड्स? टाइफाइड फीवर जो था ये बैक्टीरियल होगा प्रदूषित जल के सेवन से। और फिर वायरल में क्या था? हेपेटाइटिस था। वायरल में क्या क्या था? हेपेटाइटिस और पोलियो था। और हमारा ये प्रोटोजुअल बीमारी में क्या क्या है? गार्डियसिस तथा एमीबेसिस। और अगला प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर तो आपको बता ही दिए कि प्रोटोजुअल में गार्डियसिस तथा एमीबेसिस होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न हो जाएगा, कुओं के जल के शुद्धिकरण हेतु उपयोग में लिया जाने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? कुओं के जल के शुद्धिकरण हेतु उपयोग में लिया जाने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से हॉरॉक उपकरण का संबंध है? हॉरॉक उपकरण का संबंध किससे है? तो जल के शुद्धिकरण से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बड़े स्तर पर जल का शुद्धिकरण हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? बड़े स्तर पर जल का शुद्धिकरण हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोनीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण का कारण है उद्योगों से निकला धुआं,
दूसरा वाहनों से निकला धुआं, तीसरा माइनिंग गतिविधियां। तीनों से वायु प्रदूषण का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वायु प्रदूषण का खतरा क्या क्या है? वायु प्रदूषण का खतरा श्वसनीय विकार जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा आदि को हो जाना, आँखों में जलन एवं आँखों से आंसू आना, यह सब वायु प्रदूषण का खतरा है। गर्भपात, समय पूर्व प्रसव तथा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का पैदा होना, यह भी वायु प्रदूषण का खतरा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ तक ही हमारा सेशन का प्रश्न था। अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो हमारा वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।